नमस्कार साथियों। जैसा कि ये आज वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि बहुत सारे साथियों के अंदर कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये ईएसएम ग्रेड 1 में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है, इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो मैं आज इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ कि क्या इससे हम लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये सबसे पहले बताऊँ आपको कि ये जो लेटर है, ये इश्यू हुआ था 2018 में। और ये इसका आरबी नंबर था 48/2018 यानी 48/2018। और ये डेट था 26 मार्च 2018। इन 2017 में हमारे डीजी थे श्री अखिल अग्रवाल साहब। और हमारे पीईडी सिग्नल थे श्री अरविंद मित्तल साहब। तो हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और कहा कि सर, जो ईएसएम ग्रेड 2 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ये रिक्रूटमेंट में बीएससी पार्ट 1 मांगा जाता है, जो कि न तो ग्रेजुएट है और न नॉन ग्रेजुएट है। और विश्व में कोई भी ऐसी कैटेगरी पे नहीं अपॉइंटमेंट होती जिसमें इस तरह का बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर पास पे कोई भी एंट्री क्वालिफिकेशन हो। तो इसको बदलने की ज़रूरत है और इसको जो है कंप्लीट बीएससी करना चाहिए। तो रेलवे बोर्ड से गाइडलाइंस जारी हुआ और ग्रेड 1 में 2800 ग्रेड पे जो होता है, ग्रेड 1 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाने का लेटर हुआ जारी, वही 26 मार्च 2018 को, 48/2018, जिसमें 15% सीट जो है ग्रेड 1 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ईएसएम ग्रेड 1 में यानी टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 में 15% सीट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी। ऐसा लेटर हुआ जारी, लेकिन 2018 में जारी हुआ था लेटर, लेकिन अब तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ इस प्रोसेस में। लेकिन अभी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है और रेलवे बोर्ड के अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा गया है। और इसके बाद अब हरकत में आई है रेलवे बोर्ड और जो है 15% जो सीट हमारी खाली पड़ी, इसको भर जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। फिलहाल जीडीसी के माध्यम से शुरू हुई है, तो और बाद में फिर आरआरबी के थ्रू भी होगा। तो ये जो हुआ है, तो इसमें हमको फ़ायदा क्या हो रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए पहले क्या था, ग्रेड 2 में था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता, ये भी रिक्रूटमेंट 2012 से ही बंद पड़ा था। 2012 के बाद कोई भी ग्रेड 2 में रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। तो हमने जब ये ग्रेड 1 में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कराई, तो कंपनसेशन ग्राउंड में काफ़ी सारे लोग आए ग्रेड 1 में। लेकिन जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी भी बंद था। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या हुआ कि जैसे ग्रेड 2 में 33.1/3%, यानी कि 33.33% जो है सीट ग्रेड 2 में अलॉट थी। और अब हमारा रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में होता था। ग्रेड 3 में से ग्रेड 2 में जब होता है प्रमोशन, तो हमको ट्रेड टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ये 33.33% यानी 33.1/3% जो ग्रेड 2 की वैकेंसी थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से, इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि अब डायरेक्ट 15% सीट जो है ग्रेड 1 में अलॉट कर दिया गया। तो अब ये 100% प्रमोशन हो गया ग्रेड 2 में। तो इससे ESM 3 जो है उनको फ़ायदा हो गया कि ट्रेड टेस्ट में जो उनको 66.67% सीट प्रमोशन के लिए मिल रहा था, अब उसकी जगह उनको पूरा का पूरा जो है 100% सीट मिला। तो इससे तो हमको फ़ायदा हुआ। तो जहाँ लोग ये कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं कि हमको नुकसान हो रहा है इससे, तो इससे नुकसान नहीं हुआ, इससे फ़ायदा हुआ। अब जैसे ही ग्रेड 3 से लोग जो है प्रमोट होके ग्रेड 2 में जाएंगे विथ ट्रेड टेस्ट, तो ग्रेड 3 की सीट खाली होगी। और ग्रेड 3 की सीट खाली होने से किसको फ़ायदा मिलेगा? असिस्टेंट यानी हेल्पर्स को। जो एसएनटी का हमारे हेल्पर्स हैं, उनको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। अब सवाल हो रहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया को सिग्नल के अलावा टेलीकॉम में भी करने की बात हो रही है। तो हम लोगों के जो एम टेली मैडम हैं, वो लगातार ही 2 सालों से प्रयास कर रही हैं कि जिस प्रकार से सिग्नल में ग्रेड 1 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सेम यही प्रोसेस टीसीएम यानी टेलीकॉम में टेक्नीशियंस के लिए भी ग्रेड 1 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो। और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैडम ने बहुत मेहनत किया है इसके लिए।
और साथ में हमारे डायरेक्टर टेली सर और ईडी टेली सर भी इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अब जब कि मैंने क्या बताया कि ग्रेड 3 से ग्रेड 2 बनने की सीट बढ़ गई, आपकी 100% प्रमोशन चैनल हो गया। और ग्रेड 3 खाली होगा तो असिस्टेंट को फ़ायदा मिल जाएगा, असिस्टेंट को फ़ायदा मिलेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, अब ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में कोई हमारा ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। तो जब ट्रेड टेस्ट नहीं होता तो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 भी इजीली बनेंगे लोग। अच्छा, ग्रेड 1 में अभी 51% लोग होते हैं, टोटल वैकेंसी का 51%, यानी सबसे ज़्यादा ग्रेड 1 में लोग हैं। तो ग्रेड 1 में होने से क्या होगा कि अब 85% प्रमोशन से जो लोग जा रहे थे, तो इसमें सीट बढ़ेगी। और 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने से 51% का 15%, तो जो ओपन मार्केट से भी सीट बढ़ रही थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रेड 1 में जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा होगा और प्रमोशन चैनल भी बढ़ेगा। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा क्या फ़ायदा और हो रहा है कि जो हमारा कैटेगरी है टेक्नीशियन का, उसमें अपग्रेडेड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग अब आएंगे। इसका फ़ायदा होगा कि हमारे जो नई नई टेक्नोलॉजी रोज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, तो जो नए लड़के आएंगे, पढ़े लिखे होशियार होंगे, उनको ज़्यादा समझ में आएगा सिग्नलिंग सर्किट, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और काम कर पाएंगे। इससे हमारा पूरा कैडर का अपग्रेडेशन होगा। और जब कैडर का अपग्रेडेशन होता है तो क्या फ़ायदा होता है, वो मुझे आपको समझाने की इस प्रकार से आवश्यकता नहीं है, कि आप खुद देख रहे हैं कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से अपग्रेड होकर के स्टेशन मास्टर हो गए, 2800 से 4200 में अपग्रेड हो गए। तो अब 4200 में अपग्रेड करने का हर स्टेशन मास्टर को फ़ायदा मिला, उनके हर किसी के पे बेसिक में अपग्रेडेशन आ गया। तो इस तरह से अपग्रेडेशन आएगा। हमको और मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, और थोड़ा कंसंट्रेट करके जो हमने मांग रखी है कि इसमें TCM3 और ESM3 के रिक्रूटमेंट को बंद करके सीधा के सीधा सभी ग्रेड 1 में ही रिक्रूटमेंट हो, यानी कि ये TCM3, ESM3, TCM2, ESM2 ये सब वैनिश कर दिया जाए और ग्रेड 1 सब मर्ज कर दिया जाए, और केवल और टेक्नीशियन सिग्नल और टेक्नीशियन टेलीकॉम रहे। तो इससे क्या होगा, और इनकी एंट्री क्वालिफिकेशन 10+2 को हटा के सीधा BSc कर देना चाहिए। तो ये इससे क्या हो जाएगा कि हमारा भी जो कैटेगरी अपग्रेड हो जाएगा, और हमारा मिनिमम बेसिक जो होगा 2800 हो जाएगा। तो इससे किसको किसको फ़ायदा मिलेगा, जिसका 1900 ग्रेड पे है, जिसका 2400 ग्रेड पे इनिशियल से स्टार्ट किया है, और जिसका 2800 ग्रेड पे में अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इनिशियल 1900 में था या 2400 में था, तो उन सबको अपग्रेडेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी जिसमें अभी हम लोगों को बहुत काम करना बाकी है। अब दूसरी बात ये रही कि जो 48/2018 RB था, जिसमें ये मॉडिफाई किया गया था ग्रेड 1 में 15% सीट, उसमें एक क्लाउज और भी जोड़ा गया था, जिसमें इसमें लिख के केवल छोड़ दिया गया था कि जो ग्रेड 1 में आएंगे BSc आएंगे। तो हमने इस पर भी ऑब्जेक्शन लिया था, और हम जाके रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को बताया कि सर BSc तो लाइफ साइंस भी होता है, BSc बॉटनी भी होता है, BSc जूलॉजी भी होता है, तो ऐसे लोग हमारे पास आके क्या करेंगे। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, और अगला अमेंडमेंट आया 25 मई 2018 को, और इसका RB था 72/2018, 72/2018। इसमें इन्होंने BSc जो लिखा था उसको अमेंड करके BSc फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारा ये पोस्ट अपग्रेड हो गया, और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि TCM1 भी अपग्रेड हो जाए, ताकि इसका फ़ायदा सबको मिले। अब इसी लेटर में, जो हमारा लेटर था 48/2018, एक क्लॉज और लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था कि जो ग्रेड 3 सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 हैं, उसमें जो LDC का जो पीरियड ऑफ सर्विस काउंट जो करते हैं, पीरियड ऑफ डेड एजेंसी, वो जो है 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया जाए। और इसी लेटर के बेसिस पे हम लोगों ने कई डिवीजनों पे LDC करवाई थी, जिसको जो है बहुत सारे लोगों के पेट में दुखता है कि हम SNT वालों को थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। तो उसमें जबलपुर के अंदर किसी का पेट दुखा, और उन लोगों ने क्या किया, CPO को लेटर लिखा, और जबलपुर डिवीज़न वालों CPO के पास क्वेरी की, और उसकी वजह से जो है ये हमारा LDC रुक गया वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि SNT डिपार्टमेंट में तो LDC का कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि उसमें
क्या है, 2005 में एक लेटर आया था, ये पीएनएम था, AIRF का पीएनएम था, उसके अंदर ये लिखा गया था, लेटर नंबर है वो 2005 का लेटर नंबर है, एक मिनट, लेटर नंबर तो जो भी हो, मैं लेटर नंबर बाद में आपको बता दूंगा। तो ये अभी जो लेटेस्ट लेटर निकला है वो है ENG1 2021/PM8/1, डेट है 15/5/2023। इस लेटर के अकॉर्डिंगली जो है क्या कर दिया गया है कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट में, और 50% प्रमोशन से होगा असिस्टेंट से ESM TCM में, और उसमें 50% जो है वो 10th पास होगा और 50% 10th फेल होगा। तो अब ये वापस से 2005 का लेटर को इम्प्लीमेंट करा दिया गया है, और उसका लेटर है ENG1/2021/PM8/1। तो इसके अकॉर्डिंगली अब 10th पास और 10th फेल पे होगा, तो यानी कि अब ट्रेड टेस्ट ही होगा, अब LDC होगी नहीं। ये समस्या आई, तो हमने रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा है इस बारे में, और डिस्कस भी किया है कि ये गलत है। सभी डिपार्टमेंट में जब ग्रुप डी से ग्रुप सी आने के लिए LDC होती है 50%, तो प्रमोशन रैंकर को होता है 50% और 50% जो है टैलेंटेड को टाइम LDC। तो इसको क्यों नहीं किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट में? तो ये बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और रेलवे बोर्ड से लेटर आ जाएगा, फिर से वापस हमारे सभी डिवीजनों में जहाँ जहाँ प्रक्रिया रुकी पड़ी है LDC की, वहाँ चालू हो जाएगा। अब इसके बाद एक हमने जो अभी पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रेल मंत्री जी को, ये टोटल 8 पन्ने का लेटर है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें कोई भी आइटम छूटा नहीं है। मेरे हिसाब से हमने सभी वो आइटम्स जो इसमें कवर करना था वो किया है। आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि जो अभी हम लोगों के ऊपर इस दुर्घटना के बाद इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इस प्रेशर को हम लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा और ध्यान लगा के काम करना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में आप लोग बिना डिस्कनेक्शन के कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें डिस्कनेक्शन की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि ये काम हमारे सर के ऊपर का है, तो आप उसके लिए अपने सुपरवाइजर्स को, अपने सुपीरियर्स को, या आपसे जो भी सक्षम आपका अधिकारी है या आपका कोई साथी कर्मचारी है जिसको ज़्यादा अच्छे से जानकारी है, उनसे संपर्क कर लीजिए, उनसे हेल्प ले लीजिए। लेकिन किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई काम न करें जिससे आप के साथ साथ रेलवे की भी संरक्षा और सुरक्षा को खतरा पड़े। हम लोगों के लिए हम एक छोटी सी भूल कितनी बड़ी भूल हो सकती है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ भी काम न करें। और जो लेटर मैंने लिखा उसमें मुख्य मांगे जो हैं, उसमें कई लोग ये बोल रहे हैं कि HOER क्या के बारे में नहीं लिखा है। तो मैं बोलूँ, HOER के बारे में क्लियर कट लिखा है, और ये क्लियर कट बताया कि HOER 2005 जो है उसमें जो पीरियड ऑफ रेस्ट होता है, हम लोगों को रखा गया है C रोस्टर के कैटेगरी में। तो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट C रोस्टर में आता है। तो C रोस्टर के अकॉर्डिंगली पीरियड ऑफ रेस्ट जो होता है वो 10 आवर्स का होता है। तो क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जैसे सभी डिपार्टमेंट में ड्यूटी आवर्स को काउंट करते हैं, और ड्यूटी आवर्स को काउंट करके उतने पीरियड ऑफ रेस्ट दिया जाता है। जैसे लोको पायलट कितने घंटे की ड्यूटी कर चुका है, स्टेशन मास्टर कितने घंटे की ड्यूटी किया, पॉइंट्समैन कितने घंटे की ड्यूटी किया, सब देख रहे हैं। हमारे रनिंग स्टाफ कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, ये सब देखा जा रहा है। तो हमारे SNT के लोग कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए, और उनको क्या पीरियड ऑफ रेस्ट के अकॉर्डिंगली जो 10 आवर्स है C रोस्टर में, 10 आवर्स मिनिमम पीरियड ऑफ रेस्ट, वो मिला है कि नहीं मिला है, ये भी तो देखना चाहिए। अब शाम को 5 बजे का हमारा ड्यूटी ऑफ करने का टाइम है, या शाम को कहीं 6 बजे ड्यूटी ऑफ कर रहे हैं, जहाँ जैसा भी हो, शाम के जब ड्यूटी ऑफ कर लेते हैं उसके बाद अगले ही कुछ मिनटों बाद या अगले ही कुछ घंटों बाद, या रात को 2 बजे या 4 बजे या 8 बजे या 12 बजे रात को कभी भी फेलियर होता है, तो कौन जा रहा है फेलियर रहने का? हम ही जा रहे हैं। हमको तो कोई पीरियड ऑफ रेस्ट के अकॉर्डिंगली 10 घंटे का रेस्ट दिया नहीं गया, उसके बावजूद बुला लिया गया। अब मान लीजिए रात को 12 बजे हमको बुलाया जा रहा है, मैं घर में सोया पड़ा हूँ, और रात को 12 बजे बुलाया जा रहा है, तो क्या मुझे नींद में काम नहीं कराया जा रहा है? मेरी नींद में दिन भर काम करके थका हुआ इंसान नींद में उठेगा, और नींद में जाकर अगर कुछ गलती कर दे तो कौन जवाबदार होगा उसका?
तो इस तरह की गलतियां होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, नींद में आदमी गलत कर सकता है। इसलिए नाइट ड्यूटी फेलियर गैंग जो खुद रेलवे बोर्ड के अंदर ये बार बार अब तक 3 बार जो है यार्ड स्टिक बनाया जा चुका है, लेकिन एक भी यार्ड स्टिक को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी लेटेस्ट जो यार्ड स्टिक जो है मॉडिफाई करके लाया गया है वो है 28 दिसंबर 2022 को आया है। ये आरबी नंबर 170/2022 है, यानी 170/2022। ये लेटर नंबर है EMPP 2021/1/16, डेट है 28/12/2022। तो इस लेटर को के अकॉर्डिंगली हमारी यार्ड स्टिक बनाई गई है। तो इसी यार्ड स्टिक के अनुसार देख लिया जाए तो इसमें भी नाइट ड्यूटी फेलियर गैंग की बात कही गई है। तो कम से कम देखिए, पीरियड ऑफ रेस्ट 10 आवर्स सी रोस्टर के अकॉर्डिंग तभी मिल सकता है जब तक कि हमारा रिलीवर ना हो, और हमारा रिलीवर तो बनने से रहा। अभी फिलहाल के जो परिस्थितियां पैदा हैं, परिस्थितियों में तो हमें नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी कोई अपॉइंटमेंट इतना सारा लोगों का होगा जो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो कम से कम वो नहीं हो पा रहा है, तो नाइट ड्यूटी फेलियर गैंग की तो व्यवस्था कर दें ताकि रात में कोई नींद में गलत काम न कर जाए। तो नाइट ड्यूटी फेलियर गैंग की स्थापना करना बहुत जरूरी है। हर सेक्शन में, हर यूनिट में जो है नाइट ड्यूटी फेलियर गैंग होना ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे लोगों का ये आ रहा है कहना कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम लोगों की परिस्थितियां ऐसी है, अभी जैसे बरसात का समय चल रहा है और हर जगह पे पानी भर जा रहा है, कहीं वॉश आउट हो जा रहा है पूरा रेलवे ट्रैक, वहाँ पे रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए इस मौसम में, और रेलवे की संरक्षा और सुरक्षा के साथ खुद का भी संरक्षा सुरक्षा का ध्यान रखिए। हम हैं तो हमारा परिवार है, और हम हैं तो हमारा रेलवे है। तो अभी जहाँ भी मैंने कई सारे वीडियोज़ आए हैं पानी के अंदर पूरा घुस के, जहाँ बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ का पानी पूरा भरा है, वहाँ पे हमारा जो है लोकेशन बॉक्स है, या हमारा वहाँ पे केबल जा रहा है, और उस केबल टेलीकॉम के भाई भी हैं, सिग्नल वाले भाई भी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने फेलियर्स को रेक्टिफाई करने के लिए बाढ़ के अंदर पानी में घुस के काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे पास आ रहे हैं। बरसात का दिन है, लोकेशन बॉक्स के अंदर सांप बैठे होते, बिच्छू बैठे होते, एक से एक डेंजरस सांप और एक से एक जो है डेंजरस बिच्छू भी हमारे लोकेशन बॉक्स में। तो ध्यान रख के हम लोगों को काम करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर सांप बिच्छू काट लेता है तो उस काम को आईओडी भी नहीं मिलता है, तो इंजर्ड ऑन ड्यूटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। इसलिए इन सभी चीज़ों में रेलवे के अंदर बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो खुद में एक प्रश्न चिन्ह बन के रह जाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में हमें हमारा खुद का ध्यान रखना है। कभी भी कोई लोकेशन बॉक्स पे काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से देख लें कि वहाँ कोई इस तरह का कोई सांप बिच्छी या कोई और जानवर ना बैठा हो, और ध्यान से काम कीजिए। और किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आता है तो हमारा संगठन है, आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, हमारी सभी मांगें पूरी होंगी, हमारी सारी जो समस्याएं उसका निवारण मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आइए के साथ दीजिए, आप हमारे साथ आइए, हमारा सहयोग करिए और इस संगठन को और मजबूत करें। स्टेशन मास्टर कैटेगरी जो है उनको 30 साल लग गए 4200 तक आने में, ठीक है। और हम लोग अभी 2016 से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का काम करने का तरीका अलग है थोड़ा, हम और डिपार्टमेंट के जैसे नहीं हैं। तो हम लोगों का वर्किंग कल्चर को भी सुधारने की ज़रूरत है, और सुधार के और अच्छा करना है। बस इसी शब्दों के साथ अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय SMT।